नाज़रीन, अमेरिकी अंपायर को एक नया खतरा यूनिवर्सिटीज के खिलाफ जो ट्रंप के इकदाम हैं, जो इसराइल की वजह से ट्रंप कर रहा है, उससे लाहक होना शुरू हो गया है। और अमेरिकन इस वक्त सर पीट रहे हैं और बहुत ज्यादा कंसर्न है इस नए फिनोमेना के हवाले से कि उनकी यूनिवर्सिटीज के साथ खुद अमेरिकी सदर जो है वो क्या कर रहा है। और इसके साथ साथ 3 इजरायली सर्जन जो है वो गजा के अंदर मारे गए हैं। इजरायली मीडिया इसको कंफर्म कर रहा है और इजराइल को इस वाकये ने पूरी तरह से हिलाक रख दिया है। एक एक फौजी की हलाकत जो है वो नेतन्याहू गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर को बढ़ाती चली जा रही है, क्योंकि ऑलरेडी जो फौज है वो उसकी शॉर्टेज है और जंग की मुखालफत ऑलरेडी मौजूद है, उसके अंदर फौजियों का मरना इसका काफी बड़ा इंपैक्ट है। और स्पेन ने एक बहुत ही तारीखी इकदाम उठाया है। स्पेन का 7 अक्टूबर से पहले मिलियंस ऑफ डॉलर्स का असलहा का एक एग्रीमेंट इजराइल के साथ हुआ था, उस एग्रीमेंट को स्पेन की जानिब से आज कैंसिल कर दिया गया है। अमूमी तौर पर ऐसे एग्रीमेंट्स जो हो जाते हैं उनको कैंसिल नहीं किया जाता है, उसकी लीगल ऑब्लिगेशंस भी होती हैं, लेकिन स्पेन ने इस सब को साइड पर रखते हुए प्रैक्टिकल इकदाम उठाते हुए इजराइल के साथ ये एग्रीमेंट कैंसिल कर दिया है। और 266 यूरोपियंस, राइटर्स और जर्नलिस्ट उन्होंने ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी की है और इजराइल की जो एक्टिविटीज है उनको जेनोसाइड डिक्लेयर किया है और वेस्टर्न गवर्नमेंट से मुतालबा किया है कि वो फिल फॉर एक्शन लेते हुए सीज फायर करवाएं। इससे पहले 56 जो यूरोपियन डिप्लोमेट्स हैं वो एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी कर चुके हैं। तो डिफरेंट फिनोमेनाज हमें नजर आ रहे हैं जिसमें मुख्तलिफ सतह के ऊपर कोशिशें की जा रही हैं वेस्टर्न गवर्नमेंट्स को प्रेशराइज करने के हवाले से। और आज यूरोप से एक नया सर्वे भी सामने आया है जिसमें यूरोप के अंदर जो इजराइल की सपोर्ट है यूरोपियन पब्लिक के अंदर वो लोएस्ट सतह के ऊपर जा चुकी है, रिकॉर्ड लोएस्ट सतह के ऊपर ये सपोर्ट जा चुकी है, जो वेस्टर्न गवर्नमेंट्स को और ज्यादा परेशान कर रही है। क्योंकि मैंने आपको एक बहुत बड़ा फैक्टर बताया है कि जो सियासी कीमत है वो यूरोपियन गवर्नमेंट्स को लगता है कि उनको चुकाना पड़ सकती है। एक तो जो इलेक्शंस हुए हैं उसके स्टैट्स भी सामने आ गए हैं कि उसमें फिलिस्तीन का इशू कितना अहमियत का हामिल था और ये असरअंदाज हुआ है वोटर बिहेवियर के ऊपर। और अब ये पब्लिक ओपिनियन के हवाले से एक नया सर्वे सामने आया जिसमें एक मुल्क को शामिल नहीं किया गया, बल्कि फ्रांस, जर्मनी, बर्तानिया, नॉर्वे, पोलैंड, बहुत सारे ममालिक को, स्विट्जरलैंड, बहुत सारे ममालिक को शामिल किया गया है। ओवरऑल यूरोप के अंदर जो इजराइल के लिए सिंपैथी है, इजराइल के लिए सपोर्ट है, वो लोएस्ट सतह के ऊपर जब वो पहुंच चुकी है, ये भी आपके सामने रखेंगे। और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि इजराइल ने अभी जो एक नया जुल्म शुरू किया है एड सेंटर्स के ऊपर हमला करना, और जो वेस्टर्न मीडिया है वो भी अब खुलकर ये लिखना शुरू हो गया है। गार्डियन जैसे बड़े इदारे जो इजराइल के हर तरह से सपोर्टर रहे हैं और ये डिफेंड करते रहे हैं डिफरेंट कवरेज एंगल्स के साथ, और इजराइल के जो वहां पर जुल्म है उनको छुपाने की कोशिश की है, इन्होंने भी खुलकर लिखना शुरू कर दिया कि इजराइल किस तरह डेलिबरेटली सिविलियंस को निशाना बना रहा है। जो यूनाइटेड नेशन की बिल्डिंग्स हैं वहां पर जो डिस्प्लेस पैलेस्टीनियंस मौजूद हैं उनको निशाना बना रहा है। और गार्डियन ने यह भी अपनी रिपोर्ट में लिख दिया है कि इजराइल ने तो लिस्टें बना रखी हैं कि जो यूनिवर्सिटी के स्कूल्स हैं उनको हिट करना है। अभी उन्होंने लिस्ट गार्डियन ने छाप दी है कि ये स्कूल्स हैं जिनके ऊपर इजराइल हमला करने जा रहा है, और इजराइल बताता है कि वो हमास को हिट कर रहा है। असल में उसको पता होता है कि यहां पर सिविलियंस मौजूद हैं, डिस्प्लेस्ड सिविलियंस मौजूद हैं और जानबूझकर उनको निशाना बना रहा है। ये गार्डियन ने आज बहुत बड़ी रिपोर्ट छाप दी है। तो पब्लिक सर्वेज, मीडिया का बदलता हुआ बिहेवियर, डिप्लोमेट्स की ज्वाइंट स्टेटमेंट्स, जर्नलिस्ट और राइटर्स की ज्वाइंट स्टेटमेंट्स, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो वेस्टर्न गवर्नमेंट्स को प्रेशराइज कर रही हैं। और उसके साथ साथ जो मिडिल ईस्ट की गवर्नमेंट्स हैं, गल्फ कंट्रीज है, खासतौर पर जहां से इन्वेस्टमेंट जानी है, जिनके साथ स्ट्रेटेजिक मुआहदे हो रहे हैं, उनका भी एक प्रेशर उनके ऊपर है, क्योंकि ऑलरेडी इन ममालिक की बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स यूरोप के अंदर हैं। और इसके साथ साथ नाज़रीन, रशिया क्या करेगा, कितना बड़ा रिस्पांस देगा, उससे हटकर यूक्रेन अपने हमले जारी रखे हुए है और बहुत ही खतरनाक सूरत हाल की तरफ ज़ेलेंस्की धकेल रहा है यूरोप को और पूरी दुनिया को। अभी यूक्रेन ने बहुत बड़े हमले किए हैं जिसमें 6 लाख रशियंस बिजली से महरूम हो गए हैं। ग्रिड स्टेशंस को जो है वो निशाना बनाया गया। अब ये प्यूटन के लिए पॉलिटिकली भी अनअफोर्डेबल है, क्योंकि प्यूटन वहां पर बहुत पॉपुलर हैं और बड़ी जबरदस्त मेजॉरिटी के साथ आए हैं। एज अ विक्टोरियस उनको देखा जाता है, फातेह के तौर पर उनको देखा जाता है। तो रशियंस हिट हो रहे हैं और न सिर्फ उनका जानी नुकसान हो रहा है, और अब वो देखें ना कि पावर स्टेशंस और रशिया के अंदर जो निजाम है वो दरहम बरहम करना शुरू हो गया है। और यूक्रेन ने ये जो संडे को ऑपरेशन किया है, इससे उन्होंने एक नई कैपेबिलिटी ये शो किया। ताजा तरीन रिपोर्ट सामने आई है कि अब के बाद यूक्रेन रशिया के अंदर कहीं भी डीप जाकर किसी भी जगह पर हिट कर सकता है। ये नई कैपेबिलिटी यूक्रेन ने हासिल कर लिया अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न मीडिया रिपोर्ट्स। तो ये तो बहुत ही खतरनाक बात है, क्योंकि अगर रशिया अभी तक अपने डिस्ट्रक्टिव वेपन इस्तेमाल नहीं कर रहा था तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यह थी कि जंग यूक्रेनियन टेरिटरीज तक महदूद थी। अगर ये ऑलरेडी रशिया के अंदर फैल चुकी होती तो रशिया ऑलरेडी डिस्ट्रक्टिव वेपन इस्तेमाल कर चुका होता। तो अगर रशिया उस तरफ नहीं गया तो उसकी सिर्फ बुनियादी वजह यह है कि जंग यूक्रेनियन टेरिटरीज के अंदर है। अगर ये जंग अब रशियन टेरिटरीज
और डीप इनसाइड चली जाए तो फिर तो ये अनअफोर्डेबल है पुतिन के लिए और रशिया इटसेल्फ इसके लिए एज अ कंट्री ये अनअफोर्डेबल है। तो तमाम ताजा तरीन सूरत हाल जो आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, इजराइल की जो एग्जिस्टेंस है 7 अक्टूबर के बाद इस सारी जंग ने साबित किया कि वो अमेरिका के ऊपर खड़ी हुई है। इससे पहले यह समझा जाता था कि इजराइल इटसेल्फ एक ताकतवर तरीन मुल्क है और अरब्स भी इस रियलिटी को तस्लीम कर चुके थे क्योंकि वो खुद भी कोई बड़ी अस्करी ताकत नहीं है और एक जंगें लड़ी हैं तो वो ये समझ चुके थे कि इजराइल इटसेल्फ एक बड़ी पावर है। लेकिन इसके बाद जो जंग हुई है 7 अक्टूबर के बाद, उसने ये कम से कम एस्टैब्लिश किया है कि इजराइल इटसेल्फ कुछ भी नहीं है, चाहे उसके पास टैंक्स हैं, टेक्नोलॉजी है, जंगी हथियार हैं। असल में जो वो खड़ा हुआ है वो अमेरिकन सपोर्ट के ऊपर खड़ा हुआ है। जो ही अमेरिका का एम्पायर अगर किसी तरह से डिक्लाइन का शिकार हो जाता है तो फिर जो ये पावर, एब्सोल्यूट पावर है अमेरिका की, जिसकी वजह से इजराइल कायम है, वो कायम नहीं रहेगी, वो मौजूद नहीं होगी। इसलिए इजरायली एग्जिस्टेंस ही सारी अमेरिकन एम्पायर के ऊपर खड़ी है। अमेरिकन एम्पायर को इस वक्त दुनिया में 2 सबसे बड़े थ्रेट्स हैं जब भी आउटलाइन किया जाता है, और हम कई एक रिपोर्ट्स आपके सामने रख चुके हैं कि अमेरिकन एम्पायर को सबसे बड़े थ्रेट्स क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द राइज ऑफ चाइना, ये सबसे बड़ा थ्रेट है। दूसरा रिटर्न ऑफ रशिया, ये सबसे बड़ा थ्रेट है। ये 2 सबसे बड़े जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस हैं अमेरिका के लिए। ये 2 सबसे बड़े जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस हैं अमेरिका के लिए। लेकिन अब इसके अंदर एक तीसरा फैक्टर भी शामिल हो गया है जो इतना ही इंपैक्ट रखता है, इतनी ही अहमियत रखता है, और वो एक सरप्राइज फैक्टर है जो अचानक से बस ऐड हो गया है और उसका सेहरा जो है वो खुद ट्रंप साहब के सर जाता है। और वो फैक्टर है नाज़रीन, यूनिवर्सिटीज के खिलाफ जो जंग ट्रंप ने छेड़ दी है इजराइल की वजह से, एंटीसेमिटिज्म के नाम के ऊपर अपनी ही इलीट यूनिवर्सिटीज के खिलाफ जो जंग छेड़ दी है, अमेरिकन इसके ऊपर सर पकड़ कर बैठे हुए हैं। और अमेरिकन मीडिया के अगर आप कवरेज देखते हैं, वहां पर टॉक शोज देखते हैं, उनके आर्टिकल्स देखते हैं, तो उन्होंने मैड किंग का भी खिताब ट्रंप को दे दिया। वो हैरान हैं, परेशान हैं और सरप्राइज्ड हैं, शॉक्ड हैं कि ये क्या हुआ। यानी ये उतना ही बड़ा फिनोमेना वो करार दे रहे हैं जितना चाइना का राइज बड़ा फिनोमेना है अमेरिकन एम्पायर के लिए, जितना बड़ा खतरा है ये वॉर अगेंस्ट इलीट यूनिवर्सिटीज, ये भी अमेरिकन एम्पायर के लिए उतना ही बड़ा खतरा है। बल्कि ये तो अमेरिका को अंदर से कमजोर कर रहा है, खोखला कर रहा है। और चाहे रोम का एम्पायर हो, बड़ी बड़ी ऐसी एम्पायर हमने देखी हैं जिनको बाहर से कोई शिकस्त नहीं दे सका है, बल्कि वो अंदर से कोलैप्स हुई हैं, अंदर से वो खोखली और कमजोर हुई हैं, अंदरूनी फाइट ने उनको कमजोर किया है। तो यहां पर अमेरिका अपनी यूनिवर्सिटीज के खिलाफ जंग छेड़कर जब अपने एम्पायर को सबसे ज्यादा डैमेज कर रहा है, और अमेरिका के अंदर इजराइल के खिलाफ उल्टा रेजिस्टेंस बढ़ती चली जा रही है कि इनकी वजह से ये हो रहा है, ये इजराइल ही की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है ना। अब मैं आपके सामने स्टैट्स रखता हूं और आपको अंदाजा होगा कि ये कितनी बड़ी बात है। हम इसको कंपेयर कर रहे हैं द रिटर्न ऑफ द रशिया के साथ, द राइज ऑफ द चाइना के साथ। इतना ही बड़ा थ्रेट है अमेरिकन यूनिवर्सिटीज के खिलाफ जंग करना। अब मैं आपके सामने स्टैट्स रखता हूं, कुछ रिपोर्ट्स रखता हूं। नाज़रीन, एक नेचर इंडेक्स नामी एक अमेरिकन इंस्टीट्यूट है, एक डेटाबेस है, और ये रैंक करता है दुनिया भर के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, इन रिगार्ड ऑफ देयर साइंटिफिक रिसर्च, साइंटिफिक आउटपुट, किसने कितनी इनोवेशंस किए हैं, किसने कितने रिसर्च पेपर शाया किए हैं, किस यूनिवर्सिटी की सबसे ज्यादा साइंटिफिक आउटपुट है, जहां पर सबसे ज्यादा रिसर्च हो रही है, इनोवेशंस हो रही हैं। तो उस बुनियाद के ऊपर, उस परफॉर्मेंस के ऊपर ये दुनिया भर के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, उनको रैंक करता है। और ये इस तनाजुर में दुनिया का सबसे बड़ा इदारा है, अमेरिकन बेस्ड ये इदारा है, नेचर इंडेक्स। इसकी जो ताजा तरीन रिपोर्ट आई है उसमें जो टॉप 10 यूनिवर्सिटीज हैं, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे, उसमें से 9 यूनिवर्सिटीज चाइना अपनी जगह ले चुका है। 9 चाइनीज यूनिवर्सिटीज हैं। इसकी टॉप जो 10 यूनिवर्सिटीज की लिस्ट इसने जारी की है, उसमें 9 चाइनीज यूनिवर्सिटीज अपनी जगह बना चुकी हैं। और अगली इंटरेस्टिंग बात सुनिए, लेकिन उसमें नंबर 1 एक यूनिवर्सिटी रह गई ना, टॉप 10 के अंदर 9 तो चाइनीज हो गई, तो एक यूनिवर्सिटी किसकी है? वो एक यूनिवर्सिटी अमेरिका की है। और उसका नंबर कौन सा है? उसका नंबर है पहला। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, यानी अमेरिकन यूनिवर्सिटी एक ही बच गई है टॉप 10 यूनिवर्सिटीज के अंदर इन पर्सपेक्टिव ऑफ साइंटिफिक रिसर्च और इनोवेशन। और उसका नंबर कौन सा है? पहला नंबर है। और वो यूनिवर्सिटी कौन सी है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जिसके खिलाफ इस वक्त ट्रंप सबसे बड़ी जंग लॉन्च कर चुके हैं। वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, उसका अभी भी पहला नंबर है। और उसके नीचे 9 जो यूनिवर्सिटीज हैं, वो कोई अमेरिका की नहीं है, वो बर्तानिया की नहीं है, वो यूरोप की नहीं है, वो जापान की नहीं है, ऑस्ट्रेलिया की नहीं है, वो चाइना की 9 यूनिवर्सिटीज हैं। तो इस वक्त अगर अमेरिकन रिसर्च और साइंटिफिक और उसकी अगर बैकबोन है तो वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, जिसको ट्रंप साहब जो है वो अपने निशाने के ऊपर ले चुके हैं। तो एक जो यूनिवर्सिटी बच गई है उसको भी ट्रंप साहब कमजोर कर रहे हैं। अब वो फंडिंग कट कर रहे हैं, रिसर्च में से पैसा निकाल रहे हैं, एग्रीमेंट्स कैंसिल कर रहे हैं। तो इससे जो रिसर्च प्रोग्राम्स है वो बहुत ज्यादा मुतासर हो रहे हैं, उसकी जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो बहुत ज्यादा मुतासर हो रही है। अभी ताजा तरीन रिपोर्ट आई है और उसमें यह बताया गया है कि जो वर्ल्ड वाइड
इससे पहले रिसर्च किया जाता था पीएचडीज के लिए अमेरिकन यूनिवर्सिटीज को, और इस वक्त वो बहुत नीचे चली गई है। वो दुनिया के जो काबिल तरीन स्टूडेंट्स हैं वो अब अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में दाखिला लेने के लिए उनको सर्च नहीं कर रहे हैं, बल्कि किसको सर्च कर रहे हैं? यूरोपियन यूनिवर्सिटीज को, ऑस्ट्रेलिया को, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज को, वहां पर वो इंटरेस्ट शो कर रहे हैं इंटरनेट डाटा के मुताबिक। ये ताजा तरीन अमेरिकी इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट सामने आई है। यानी दुनिया भर में जो ब्राइटेस्ट स्टूडेंट्स हैं उन्हीं को दाखिला मिलता है। तो ये ज़हीन तरीन स्टूडेंट्स पहले किस की तरफ रुख करते थे? अमेरिका का। अब ये करना शुरू हो गए हैं पिछले कुछ महीनों से, और उन्होंने कहा कि ये जो ऑलरेडी वहां पर मौजूद है वो कह रहे हैं मेरी सबसे बड़ी गलती है कि हम अमेरिका के अंदर आए। अभी ट्रंप ने जो एक फंडिंग कट की है, कैंसर की जो रिसर्च हार्वर्ड के अंदर हो रही थी उसकी फंडिंग कट कर दी है। तो देखिए, एक एम्पायर होता है, वो हर एक फील्ड, हर एक डोमेन के अंदर एम्पायर होता है। सबसे बड़ा इलाज वो सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाते हैं, और जो मेडिसिन उनकी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उनकी एक पूरी हेजेमनी है, और वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाती है। अब आप देखिए, शोबिज इंडस्ट्री सबसे बड़ी उनकी, दुनिया भर से बिलियंस ऑफ डॉलर्स वो इकट्ठा करते हैं। इसी तरह फार्मास्यूटिकल कंपनी उनकी बिलियंस ऑफ डॉलर्स दुनिया भर से वो इकट्ठा करते हैं। तो एम्पायर तो फिर एम्पायर होता है, हर एक डोमेन के अंदर होता है। तो कैंसर की जो रिसर्च है वो जनाब रुक गई है, हार्वर्ड के अंदर मुतासर हुई है, जो अभी फंडिंग कट हुई है। तो एक जो उनका सबसे बड़ा इदारा है, एलीट इदारा है, जो अभी तक अपनी पोजीशन मेंटेन किए हुए है, ट्रंप साहब के इकदाम उसको भी जो है वो नुकसान पहुंचाने। और अगली बात सुनिए, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, आपको पता है वो कितना पैसा लेकर आते हैं अमेरिका में? $40 बिलियन। दुनिया के अंदर कोई ऐसा मुल्क नहीं हो रहा। वो उसको लिंक करें कि चाइना के प्रेसिडेंट ने अभी जो अनाउंस किया है कि अब वो लीडिंग एजुकेशन मुल्क बनेंगे, बिला वजह वो ये अनाउंस नहीं कर रहे हैं। बस एक दिन उनको ख्याल आया, वो खड़े हुए और कहा कि अब चाइना जो है वो लीडिंग एजुकेशन मुल्क बनेगा। उनकी 9 यूनिवर्सिटीज ऑलरेडी अपनी जगह ले चुकी हैं, और इस वक्त मजमूई तौर पर जो सबसे ज्यादा रिसर्च पेपर शाया हो रहे हैं दुनिया में, कभी अमेरिका से हुआ करते थे, आज चाइना से हो रहे हैं। तो वो बिला वजह ये अनाउंस नहीं कर रहे हैं। और साथ ही चाइना के प्रेसिडेंट ने खुद हार्वर्ड के स्टूडेंट्स को इनवाइट किया, तो बिला वजह नहीं किया है। दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स को इनवाइट नहीं किया है, हार्वर्ड के स्टूडेंट्स को इनवाइट किया। तो ये एक ग्रेट गेम है, एक एम्पायर की लड़ाई है जो इस सतह के ऊपर इस डोमेन में भी जारी है। $40 बिलियन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अमेरिका लेकर जाते हैं, और उनकी वजह से 3,60,000 जॉब जब क्रिएट होती हैं, ये एडमिशन लेते हैं, बाकी 3,60,000 इस प्रोसेस के अंदर जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जाते हैं, इतना बड़ा वो कंट्रीब्यूशन करते हैं। और अगली बात सुनिए कि अमेरिका की जो टॉप 10 कंपनीज हैं, यानी टेस्ला है और उसके अंदर अमेजॉन है, ये सारी जो कंपनीज हैं, टॉप 10 के अंदर एनवीडिया, टॉप 10 के अंदर 5 जो कंपनीज हैं वो इमिग्रेंट्स उसके सीईओज हैं। इलोन मस्क खुद अमेरिका के अंदर पैदा नहीं हुए, उन्होंने टेस्ला नंबर 1 ईवी कंपनी उन्होंने बनाई। स्पेस एक्स दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी उन्होंने बना दी, नंबर 1 कंपनी वो लेकर गए। और ये कौन है? ये अमेरिका में पैदा। टॉप 10 के अंदर 5 कंपनीज ऐसी हैं जिनको बाहर से आए लोगों ने खड़ा किया है। तो इतनी ज्यादा अहमियत है बाहर के लोगों की, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की। देखें, मेरे जैसों को तो वहां पर दाखिला नहीं मिलता, दुनिया के ज़हीन तरीन लोग ही वहां पर जाकर एडमिशन लेते हैं ना। तो वही तो होते हैं ग्रेट माइंड जो बड़ी बड़ी इजादात करते हैं तमाम फील्ड्स के अंदर। तो अब वो किसी और तरफ अपना रुख कर रहे हैं। और इसी के साथ ट्रंप ने जो है वो एक नया बिल लेकर आया है, और उसका नाम रखा है बिग ब्यूटीफुल बिल। इसके डिक्शनरी जो है ना वो 50-60 अल्फाज हैं ट्रंप के पास, बस वही हर जगह इस्तेमाल होते रहते हैं, चाहे वो टॉपिक कोई भी हो, वहां पर वही फैंटास्टिक, ब्यूटीफुल, वेरी बैड, बस इस तरह के अल्फाज। अब उसने इस बिल का नाम, शायद ही अमेरिका में कभी बिल का नाम इस तरह रखा गया हो, बिग ब्यूटीफुल बिल उसने नाम रखा है। यह बिल बड़ी अहमियत का हामिल है, और इसके अंदर उसने प्रपोज किया है कि 15% जो एजुकेशन बजट है वो कट होगा। इससे जो यूनिवर्सिटीज है उनका और बेड़ा गर्क होने जा रहा है। मैं कुछ हेडलाइंस इस तनाजुर में आपके सामने रखता हूं। पहले तो ये नेचर इंडेक्स का जो चार्ट है वो देखिए, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी नंबर 1 पे है, बाकी तमाम नीचे जो 9 यूनिवर्सिटीज हैं वो चाइनीज यूनिवर्सिटी है, और ये हार्वर्ड भी इस वक्त ट्रंप ने खुद निशाने पर ले ली है। बीबीसी, द फॉल आउट फ्रॉम ट्रंप्स वॉर ऑन हार्वर्ड विल लॉन्ग आउट लास्ट हिज प्रेसिडेंसी। जो इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, जो नुकसानात होंगे, वो सिर्फ ट्रंप की प्रेसिडेंसी तक महदूद नहीं होंगे। ट्रंप चला जाएगा लेकिन इसके जो नुकसानात है अमेरिका को भुगतने पड़ेंगे। बीबीसी लिख रहा है, प्रेसिडेंट ट्रंप वॉर ऑन हायर एजुकेशन, स्टूडेंट्स से दे रिग्रेट अप्लाइंग टू यूएस यूनिवर्सिटीज आफ्टर वीजा चेंजेस। पछतावा है कि हम अमेरिका में हमने अप्लाई क्यों किया। ट्रंप्स वॉर ऑन Harvard is bizarre and incredibly damaging. Washington Post. Trump's budget call for a 15% funding cut to the education department. Writer. In new attack, Trump's spending bill would hike taxes on the elite colleges. Education advocates
प्रेस सेनेट फॉर चेंजेस टू ट्रम्प्स बिग ब्यूटीफुल बिल। अब वो अमेरिका के अंदर खप पड़ी हुई यार, वो चूंकि दूसरे हाउस से तो पास हो गया, अब सेनेट से होना है, तो सेनेट से मुतालबा किया जा रहा है और टीवी शोज भी हो रहे हैं और पूरी एक तहरीक है कि सेनेट कम से कम ये चीज तो इसमें से जो है वो चेंज करवाए, तरमीम करे कि जो बजट कट किया जा रहा है एजुकेशन का वो नहीं होना चाहिए। ह्यूज हाइक इन इंडोमेंट टैक्स हार्डर टू फाइट देन स्टूडेंट्स बैन्स। तो ये जनाब सूरत हाल है और इस सब का असर जो है वो पब्लिक ओपिनियन के ऊपर हो रहा है कि इजराइल की वजह से ये ट्रम्प साहब अपनी यूनिवर्सिटीज के खिलाफ सबसे बड़ा इकदाम कर रहे हैं। तो गजा की जो जंग है वो दुनिया को इस तरह से भी मुतासिर कर रही है। तो ये हमने कंप्रीहेंसिव रिपोर्ट आपके सामने रखी है और ये इतनी ही बड़ी चीज है अमेरिकन एम्पायर के खिलाफ, जितना चाइना का राइज करना है या जितना रशिया का एज अ ग्रेट पावर वापस आना है, ये उतना ही ज्यादा डैमेज अमेरिकन एम्पायर को कर रही है और सबसे ज्यादा कवरेज इस चीज के ऊपर अमेरिका के अंदर हो रही है। अच्छा, फिर आप देखिए दुनिया बहुत बड़े बड़े स्टांस ले रही है। स्पेन ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो एक एग्रीमेंट है जो 7 अक्टूबर से पहले का था उसको कैंसिल कर दिया। ये 287 मिलियन ये पाउंड का ये था और 1700 एंटी टैंक मिसाइल जो है इन्होंने परचेज करने थे इजराइल से, 1700 एंटी टैंक मिसाइल ये इन्होंने कैंसिल कर दिया। तो बहुत बड़ा धचका है और इसी चीज को अब बाकी भी फॉलो करेंगे। और आप देखें ना कि इजराइल को उन्होंने सबसे बड़ा, अमेरिका ने अपना फ्रंट लाइन बनाया हुआ था ना, असलिया सारे इसी से खरीदते थे बहुत सारे ममालिक जो है, तो एक फ्रंट लाइन इसको बनाया हुआ था ताकि इसकी अहमियत हो कि लोग इसके साथ जुड़े, इन्वेस्टमेंट्स करें असलिया के नाम के ऊपर और टेक्नोलॉजी ये सारा। 266 राइटर और जर्नलिस्ट ने ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी की है, जेनोसाइड डिक्लेयर की है और 7 गवर्नमेंट्स को कहा कि फिल फॉर एक्शन लें। वी डिमांड दैट द गवर्नमेंट अप्लाई अर्जेंट डिप्लोमेटिक प्रेशर ऑन इजराइल टू एंड द ह्यूमैनिटेरियन कैटास्ट्रोफी इन गाजा। There is no moral justification for the killing of thousands of innocent women and children in Gaza in Israeli bombing। कोई justification नहीं है, गैर मामूली ये जनाब उन्होंने ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी कर दी है। तो जाहिर बात है कि इसका प्रेशर है, उनके अपने लोग हैं जो इस तरह से जब वो खड़े हो रहे हैं। और द गार्डियन रिपोर्ट कर रहा है कि जो सपोर्ट है यूरोपियन कंट्रीज के अंदर पब्लिक की वो सबसे लोएस्ट लेवल के ऊपर चली गई है एवर इन द हिस्ट्री। नेगेटिव परसेप्शन ऑफ इजराइल हैज डेटोरेटेड फर्दर इन यूरोप सिंस 2023। यूरोपियन पब्लिक सपोर्ट फॉर इजराइल रीचेस रिकॉर्ड लो एवर इन द हिस्ट्री, सबसे लोएस्ट सतह के ऊपर ये चली गई है। पब्लिक सपोर्ट एंड सिंपैथी फॉर इजराइल इन वेस्टर्न यूरोप हैज रीच्ड इट्स लोएस्ट लेवल। और उसकी वजह यह है कि ये जिस तरह से एड सेंटर्स के ऊपर हमला कर रहे हैं, फलस्तीनियों को ये मारने के नए नए खौफनाक, हौलनाक और शर्मनाक, अफसोसनाक तरीके, ये बमबारी और एड रोकर, अब इन्होंने जो नया वहां पर जुल्म शुरू किया है कि प्रेशर आया तो उन्होंने एड अपनी तरफ से दाखिल कर दी। अच्छा, वो एड आगे फिलिस्तीनियों तक पहुंच नहीं रही, बल्कि उस एड के कवर के अंदर एक तो ये अपनी फौज आगे तक ले गए हैं, ये सारे इनके अपने फौजी हैं और अमेरिकन वो कंट्रैक्टर हैं, रिटायर CIA के लोग और वो सारे, तो ये आगे तक वो ले गए हैं और किसी को एड दे नहीं रहे वहां पर। जो ही फलस्तीनी वहां पर जमा होते हैं, उनको क्या पता कि ये इजराइल है, वो समय यूनाइटेड नेशन एड तक वो जो ही वहां पर जमा होते हैं आगे से ये फायरिंग कर देते हैं। ये इतनी हौलनाक बात है, इतनी शर्मनाक बात है इंसानियत के लिए। 400 फलस्तीनी जख्मी हो गए हैं पिछले 3 दिनों के अंदर और 75 फलस्तीनी शहीद हो गए, 75, और आज 200 फलस्तीनी जख्मी इन्होंने किए हैं बरहरास गोलियां चलाकर। आप जरा, और जो जख्मी हैं देखिए उनके लिए तो मेडिसिन नहीं है, तो वो पता नहीं किस तरह सर्वाइव करेंगे। तो ये वो चीज है जो और ज्यादा डैमेज कर रही है इजराइल को वेस्ट के अंदर। एड मैसेकर कंटिन्यूज, Israeli occupied forces kill, injure dozens of Gazans in Rafah. Israel killed 75 Palestinians near US Gaza aid centers. At least 23 Palestinians were killed and 200 other injured on Tuesday. बड़ी ही दिल दहला देने वाली ये रिपोर्ट्स हैं। तो ऑलरेडी जो इन्होंने बमबारी की है, जो वहां पर जुल्म किया है, और अब वेस्टर्न गवर्नमेंट्स कह रही हैं कि इन्होंने जेनोसाइड की है, उसकी वजह से ये पब्लिक ओपिनियन इस हद तक तब्दील हो चुकी है जो गवर्नमेंट्स को प्रेशराइज कर रही है। फिर अब ये जो इन्होंने नया जुल्म शुरू किया है कि वहां पर एड सेंटर्स को निशाना बना रहे हैं, ये वीडियोस भी जा रही हैं, और फिर जो वेस्टर्न मीडिया है वो भी अब बोलना शुरू हो गया, उसके बाद भी जस्टिफिकेशन अब नहीं बची है, वो भी लिखना शुरू हो गया कि ये कैसे जानबूझकर सिविलियंस को निशाना बना रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी जंग ये थी कि इजराइल कह रहा था कि वो सिविलियंस को निशाना नहीं बना रहा। अब देखिए, आज की बेरहम दुनिया में ये भी साबित करना पड़ा कि ये बना रहा है निशाना, और वेस्टर्न गवर्नमेंट्स कहती थी हाँ इजराइल सही कह रहा है, ये सेल्फ डिफेंस कर रहा है। तो यही वो प्राइमरी चीज है जो इजराइल को घुटनों के ऊपर लेकर आएगी, उसको जंगबंदी के लिए मजबूर करेगी। तो गार्डियन की रिपोर्ट है, इजराइल स्ट्राइकिंग यूनिवर्सिटी स्कूल्स इन डेलिबरेट स्ट्रेटजी। आगे वो डिटेल के अंदर लिखते हैं कि ये कैसे स्कूल बिल्डिंग्स को खुद ट्रैक करके, मार करके, टारगेट करके उसको हिट करते हैं, कि इनको पता होता है कि ये इनके स्कूल्स हैं, यहां पर डिस्प्लेस पैलेस्टीनियंस बैठे हुए हैं, उनको जानबूझकर ये निशाना बनाते हैं। और जब ये निशाना बनाते हैं तो कहते हैं कि ये जो साइट थी ये यूज्ड बाय टेररिस्ट थी,
और सेड एफर्ट्स वर मेड टू मिनिमाइज सिविलियन कैजुअलिटीज, और फिर साथ ये कह देते हैं कि हमने सिविलियंस को वहां पर इवैक्यूएट करने का कहा और सिविलियंस की कैजुअलिटीज मिनिमाइज करने की कोशिश की। तो ये सारा ये करते हैं, असल में ये जानबूझकर कर रहे हैं। और साथ गार्डियन ने लिख दिया है मोर गाजा स्कूल्स लिस्टेड एज आईडीएफ टारगेट्स अमिड शेल्टर बॉम्बिंग्स। मजीद इन्होंने लिस्टें बनाई हैं कि इस स्कूल को हमने निशाना बनाया है जहां पर फलस्तीनी डिस्प्लेस बैठे हुए हैं। तो ये बड़ी गैर मामूली रिपोर्ट है और गार्डियन की रिपोर्ट है, और ये तमाम वहां के लोगों तक भी जा रही है और गवर्नमेंट के टेबल के ऊपर भी पड़ी हुई है कि अब इस चीज को वो कैसे डिफेंड करेंगे। उनके अपने लोग जो है वो रिपोर्ट्स दे रहे हैं, यूनाइटेड नेशन उनके इदारे रिपोर्ट्स दे रहे हैं, ह्यूमन राइट्स के तमाम ऑर्गेनाइजेशंस, आलमी अदालत, तो कहां तक ये फरार है वो इख्तियार करेंगे। ये एक सूरत हाल है। दूसरी तरफ जो यूक्रेन की जंग है वो क्या शक्ल इख्तियार करेगी, अगले आने वाले घंटे बड़े इंपॉर्टेंट है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक रशिया के जो 6 लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर बॉम्बर्स हैं वो तबाह हुए हैं। 6 लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स, यानी ये एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक ट्रैवल कर सकते हैं, रेडार को पेनिट्रेट करते हैं। जैसे B-2 बॉम्बर्स हैं उस लेवल के ये बॉम्बर्स हैं, ठीक है ना, यानी उनके जवाब में इनके पास ये बॉम्बर्स हैं जो कहीं भी जाकर पेनिट्रेट करके न्यूक्लियर अटैक करके आ सकते हैं। तो ये 6 लॉन्ग रेंज बॉम्बर, ये रशिया की तारीख का सबसे बड़ा लॉस है। और ज़ेलेंस्की ने अभी स्टेटमेंट जारी करते हुए ह्यूमिलिएट किया रशिया को और कहता है कि अब इनकी जो वो इनको हमने बहुत हिट किया है और अब ये तमीज से भी बात करेंगे, मतलब बहुत इस तरह की जुबान इसने इस्तेमाल की है। और न्यूयॉर्क टाइम ये लिख रहा है कि यूक्रेन के मुताबिक अब वो रशिया को इनसाइड कहीं भी निशाना बना सकता है। तो मैंने जैसे आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि अगर ये जंग अभी तक मैक्सिमम सतह पर एस्केलेट नहीं की या न्यूक्लियर की तरफ नहीं गई, देखिए ये जो आलमी जंग होती है ना, पहली कैसे शुरू हुई थी, एक असैसिनेशन हुई थी, सिर्फ एक असैसिनेशन ने पहली आलमी जंग शुरू कर दी थी। तो ये कोई छोटी बात ना समझा करें, ये पीछे एक बैकग्राउंड मौजूद है। और प्यूटन को इन्होंने 20 मई को असैसिनेट करने की कोशिश की है और उसका नतीजा सीधा आलमी जंग की सूरत में निकलना था। तो हम एक ऐसे मोड़ के ऊपर खड़े हैं कि या तो दुनिया होशमंदी का मुजाहरा करे और डीएस्केलेट करे, लेकिन अगर अब जैसे यूक्रेन कह रहा है कि वो तो मजीद निशाना बनाएगा और कहीं भी जाकर अंदर निशाना बनाएगा, तो ये फिर जंग कन्वेंशनल नहीं रहेगी और न्यूक्लियर का मतलब होगा गेम ओवर फॉर ऑल। प्यूटन की ये स्टेटमेंट आखिरी बात है कि मैं पहले भी कोट कर चुका हूं कि प्यूटन ने कहा कि न्यूक्लियर के हवाले से सवाल हुआ ना, तो उसने कहा कि मुझे क्या फर्क पड़ेगा, रशियंस को क्या फर्क पड़ेगा, अगर रशिया ने ही नहीं रहना तो दुनिया रहती है या नहीं, अगर हम नहीं है तो फिर हमें क्या लगे कि मामला जा रहे हैं। तो हमारे प्रोटेक्शन सबसे ज्यादा जरूरी है अगर हमारे पर जंग मुसल्लत की गई है। ये न्यूक्लियर के इस्तेमाल के जवाब में उन्होंने आंसर किया। तो बात यह कि न्यूक्लियर का मतलब होगा गेम ओवर फॉर ऑल, ये सब के लिए गेम ओवर हो जाएगी, अमेरिका के लिए भी, नेटो के लिए भी, रशिया के लिए भी, चाइना के सब के लिए गेम ओवर हो जाएगी और पता नहीं कौन बचेगा और कौन नहीं बचेगा। लेकिन उसी डायरेक्शन में मामला लेकर जा रहे हैं, उसी तरफ एस्केलेट कर रहे हैं। तो अगर होशमंदी का मुजाहरा ना किया गया तो मामला गेम ओवर की तरफ चले जाएंगे और न्यूक्लियर वॉर में कोई फाते नहीं होगा, बस सर्वाइवर होंगे, जो बच जाएगा वही फाते होगा। ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर किया। आपने राय ज़रूर करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।